हेलो दोस्तों, ब्लडी संडे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज फिर मैं आप सभी के लिए भूतों की कुछ और सच्ची डरावनी कहानियाँ लेकर आ गया हूँ। तो अगर आपको सच्ची डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी आज की कहानियों की ओर और डर को बेहद करीब से देखते हैं। मेरा नाम अरुण है। ये मेरी माँ के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। ये बात कुछ साल पहले की है। उन दिनों मेरी माँ अपने मायके गई हुई थी। दरअसल दोस्तों, मेरे मामा के लड़के की शादी थी। एग्ज़ाम्स की वजह से मैं तो माँ के साथ मामा के घर नहीं जा सका, लेकिन मेरी बहन और माँ मेरे मामा के लड़के की शादी में गए हुए थे। आगे जो भी मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ, ये सब मुझे मेरी बहन से पता चला है। मेरी बहन बताती है कि जब वो और माँ मेरे मामा के घर पहुँचे तो वहाँ ज़ोरों शोरों से सभी शादी की तैयारियों में लगे हुए थे। फिर नाश्ता पानी करके मेरी माँ और बहन ने कुछ देर आराम किया और फिर वो दोनों भी घर की तैयारियों में लग गए। दिन भर चहल पहल के बीच शादी की तैयारियों में लगे रहने से रात कब हो गई हमें पता ही नहीं चला। फिर जब रात हुई तो माँ टॉयलेट के लिए घर से बाहर खेतों की तरफ गई। दरअसल दोस्तों, मेरे मामा का घर गांव में है और आप सब तो जानते ही हैं कि गांवों में ज़्यादातर लोग घर से बाहर ही शौचालय के लिए जाते हैं। आगे मेरी बहन बताती है कि माँ को टॉयलेट के लिए घर से बाहर गए हुए तकरीबन 2 घंटे बीत चुके थे, लेकिन अभी तक माँ वापस घर नहीं लौटी थी, जिस वजह से घर पर सभी लोगों को मेरी माँ की चिंता होने लगी। फिर कुछ और वक्त बीत जाने के बाद जब मामा को ये बात पता चली तो वो फ़ौरन माँ को ढूंढने के लिए घर से बाहर खेतों की तरफ गए। मामा के साथ मामा के लड़के भी माँ को ढूंढने के लिए घर से बाहर निकले। खेतों की तरफ मामा ने हर जगह का चप्पा चप्पा छान मारा, मगर उन्हें कहीं भी मेरी माँ का कुछ पता नहीं चला। मामा थक हार कर वापस घर लौट ही रहे थे कि तभी झाड़ियों के पास जब मामा ने टॉर्च मारा तो उन्हें वहाँ मेरी माँ ज़मीन पर बेहोश पड़ी मिली। जैसे तैसे करके मामा माँ को घर पर लेकर आए। घर पर माँ की ऐसी हालत देखकर सभी बेहद परेशान हुए। आनन फानन में मामा पास के गांव के ही एक डॉक्टर को घर पर लेकर आए। डॉक्टर ने माँ को इंजेक्शन लगाया और फिर कुछ दवाइयाँ मामा को देकर डॉक्टर ने कहा कि कुछ घंटों में इन्हें होश आ जाएगा, तब आप इन्हें ये दवाइयाँ पानी के साथ खिला देना। ये बोलकर डॉक्टर चला गया। फिर तकरीबन रात के 2-2:30 बजे का वक्त रहा होगा जब एकाएक माँ को होश आ गया। उस रात घर के सभी लोग माँ के आसपास ही बैठे हुए थे। माँ को होश में आता देखकर घर के सभी लोग बेहद खुश हो गए, लेकिन होश में आने के साथ ही माँ चीखने चिल्लाने लगी और अजीबोगरीब तरीके से माँ घर पर इधर उधर अट्टहास करने लगी। उस वक्त मेरी बहन के मुताबिक माँ की आंखें लाल सुर्ख हो रखी थी और माँ के बाल उनके चेहरे पर बिखरे हुए थे। माँ का वो भयानक रूप देखकर घर के सभी लोग सकते में आ गए और तभी मेरी नानी ने मामा से कहा कि इस पर ज़रूर किसी ऊपरी हवा का साया है, लिहाजा तुम फ़ौरन जाकर गांव के मौलवी साहब को घर पर लेकर आओ। नानी की बात पर मामा फ़ौरन मौलवी साहब को घर पर ले आए। मौलवी साहब ने घर पर आते ही कहा कि इस औरत पर एक प्रेत का साया है जो कि बेहद ही खतरनाक है। अभी मौलवी साहब अपनी बात कह ही रहे थे कि तभी मेरी माँ गुस्से से गुर्राते हुए मौलवी साहब की तरफ भागी और मेरी माँ पर सवार उस प्रेत ने एक झटके से मौलवी साहब की गर्दन पकड़ ली और तब वो प्रेत भारी आवाज़ में
मौलवी साहब से बोला कि इस औरत को देखते ही मुझे इससे प्यार हो गया है और अब मैं इस औरत को मारकर इसकी आत्मा पर कब्जा करके इसे अपने साथ ले जाऊंगा। और अगर मौलवी तू मेरे और इस औरत के बीच में आया तो तू भी अपनी जान से जाएगा। और इतना कहकर ही मेरी माँ पर सवार उस प्रेत ने मौलवी साहब को उठाकर नीचे ज़मीन पर पटक दिया और अगले ही पल मेरी माँ पर सवार वो प्रेत घर की छत पर चढ़ गया। और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता कि तभी वो प्रेत मेरी माँ को साथ लेकर घर की छत से नीचे कूद गया और फिर नीचे ज़मीन पर गिरते ही मेरी माँ का सर फट गया और मेरी माँ की बेरहमी से मौत हो गई। दोस्तों, आज इस घटना को हुए कई साल बीत गए हैं, मगर आज भी इस घटना को याद करके मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी माँ के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। मेरा नाम विक्रांत है और उम्र 26। हाँ, और अगले महीने की 12 तारीख को मैं 27 साल का हो जाऊंगा। और इस बात से भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये ज़िंदगी जीने की ना अब कोई वजह है मेरे पास और ना मकसद। एक शब्द में कहूँ तो जिंदा लाश बन चुका हूँ मैं। मगर मैं ऐसा था नहीं। बहुत ही खुशमिजाज और नेक दिल आदमी था मैं जब मेरी ज़िंदगी में सोनल आई थी। सोनल, जिसका घर मेरे मामा के घर से लगभग 30 कदम की दूरी पर था। वैसे मेरे मामा का घर जहाँ पर है उस इलाके में ज़्यादा घर नहीं है और तकरीबन हर घर की दूसरे घर से दूरी लगभग 30 कदम की ही थी। और वो पूरा इलाका घने जंगलों से घिरा हुआ था। उन कुछ 8-10 घरों तक जंगल के बीच से होकर एक कच्चा रास्ता था जो 7-8 किलोमीटर बाद सीधा हाईवे से मिलता था। हम 2 भाई हैं और मैं बड़ा हूँ, मगर बदकिस्मती से मेरे मामा का एक भी लड़का नहीं था। इसीलिए उनकी देख रेख और कामकाज में उनका हाथ बटाने के लिए माँ ने मुझे उनके घर भेज दिया था। तब मैं 24 साल का था। मामा के घर पहुंचकर मैंने नाश्ता किया और फिर कुछ देर बाहर खुली हवा में घूमने के लिए मैं निकल गया। घर के बाहर इधर उधर घूमते हुए मैं सोनल के घर के सामने से निकला और तब पहली बार मैंने उसे देखा और उसे देखते ही मुझे वो पसंद आ गई। दरअसल मेरे लिए कई सारे शादी के रिश्ते आए थे, मगर मैं शादी नहीं करना चाहता था। इसीलिए हर बार ये लड़की मुझे पसंद नहीं है ऐसा बोल देता था। मगर पता नहीं क्यों सोनल मुझे पसंद थी। मैं वापस मामा के घर की तरफ मुड़ा और घर पहुंचकर मैंने मामी से उस लड़की के बारे में पूछा। तब मामी ने ही बताया कि उसका नाम सोनल है। मामी की बात सुनकर मैंने उनसे कहा कि मगर पिछली बार जब मैं यहाँ आया था तब तो वो यहाँ नहीं थी। तो मामी ने बताया कि हाँ, दरअसल वो बाहर बड़े शहर में अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी। अभी पढ़ाई पूरी हो गई है, इसीलिए वापस अपने घर आ गई है। मैं मामी की बातों को बेहद ध्यान से सुन रहा था कि तभी मामी ने पूछा कि मगर तू ये सब मुझसे क्यों पूछ रहा है? कहीं पसंद तो नहीं आ गई तुझे वो? मामी की बात पर मैंने हंसते हुए उनसे हाँ कह दिया। मेरी बात सुनकर मामी बेहद खुश हो गई और उन्होंने फ़ौरन मेरी माँ को कॉल किया। बात आगे बढ़ी और आखिरकार दोनों परिवारों और ख़ासकर सोनल की रजामंदी से शादी पक्की हो गई। उन दिनों सर्दियों का समय चल रहा था और मेरी शादी को अभी भी 1 महीना बाकी था। रात के करीब 10:30 बज रहे थे जब मैंने हर रोज़ की तरह सोनल को कॉल किया। उसने कॉल रिसीव किया। हमारी नॉर्मल बातें शुरू हो गईं। बातों बातों में
पता ही नहीं चला कि कब 11 बज गए। हम अभी भी बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक सोनल काफ़ी भारी और गहरी सांसें लेने लगी। फ़ोन पर उसकी ऐसी आवाज़ें सुनकर मैं काफ़ी घबरा गया और मैंने उससे पूछा कि हेलो सोनल, क्या हुआ तुम्हें? हेलो। मैं बार बार उससे पूछ रहा था कि क्या हुआ तुम्हें, मगर वो मेरी बातों का कोई जवाब ही नहीं दे रही थी। और फिर तभी सोनल ने बेहद ही भारी आवाज़ में कहा कि क्या सोनल सोनल कर रहा है? अगर मेरे और इसके करीब भी आया तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुझे नहीं पता था कि वो सोनल की भारी आवाज़ में कोई और था जो मुझे सोनल के करीब जाने से मना कर रहा था। मुझे लगा शायद ये मजाक कर रही है, इसीलिए मैंने उससे कहा कि अच्छा, तो फिर कल ही आ रहा हूँ मैं तुम्हारे घर। मैं इतना बोला ही था कि सोनल ने चीखते हुए कहा, अगर तूने इस घर में कदम भी रखा तो मैं तेरा सर फाड़ दूंगा। ये सिर्फ मेरी है, इसे मैं अपने साथ ले जाऊंगा। सोनल की बातें सुनकर अब मुझे भी गुस्सा आने लगा। मैंने उससे कहा कि अच्छा, इतनी हिम्मत आ गई है तुम में, अब तो मैं कल तुम्हारे घर जरूर आऊँगा। ये बोलकर मैंने कॉल कट कर दिया। फिर अगले दिन मैंने सोनल के घर पर फ़ोन किया। उसकी माँ ने कॉल रिसीव किया। फिर मैंने उन्हें कॉल पर पूरी बात बताई। मेरी बातें सुनकर उन्होंने कहा कि बेटा, सोनल की तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ, मगर हाँ, कल से उसकी तबीयत बहुत ख़राब है और कल से ही वो हम सबसे बहुत ही गुस्से में बात कर रही है। पता नहीं उसे क्या हो गया है। उनकी बात सुनकर मैंने उनसे कहा कि आप परेशान मत होइए, सोनल को कुछ नहीं होगा, और वैसे भी आज मैं आपके घर आ रहा हूँ तो सोनल से भी मिल लूँगा। और फिर उसी दिन शाम 7 बजे तक मैं अपनी कार से सोनल के घर पहुँचा। मेरे साथ मेरी माँ और मेरा छोटा भाई भी आए थे। सोनल के घर पहुँचते ही सोनल की माँ ने हमें बैठने को बोला और नाश्ते पानी की व्यवस्था करने लगी। मेरी माँ ने उनसे पूछा, सोनल कहाँ है? तो उन्होंने बताया कि वो अपने कमरे में है, सुबह से बाहर नहीं आई है। उनकी बात सुनकर हम सब एक दूसरे को देखने लगे। मैंने माँ से कहा, मैं उससे मिलकर आता हूँ, आप नाश्ता करिए। ये बोलकर मैं सोनल के कमरे की तरफ बढ़ा और फिर उसके कमरे के पास पहुंचकर मैंने देखा सोनल चुपचाप अपने बेड पर लेटी हुई थी और छत पर लगे पंखे को एकटक घूरे जा रही थी। मैंने खुले हुए दरवाजे पर नॉक किया, तब भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस उसी पंखे को घूरे जा रही थी। मैं उसके पास जाकर बैठ गया और उसे आवाज़ दी, सोनल, मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। हिम्मत जुटाते हुए मैंने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और मेरे ऐसा करते ही वो एक झटके से उठकर बैठ गई और ज़ोर ज़ोर से भारी सांसें लेते हुए गुस्से से मुझे घूरने लगी। तब झटके से अपना हाथ उसके हाथ से हटाते हुए मैंने उससे कहा कि क्या हुआ? मगर मैं इतना बोला ही था कि तभी उसने मेरी गर्दन पकड़ ली और उसने मेरी गर्दन को इस कदर जकड़ रखा था कि उसके नाखून मेरी गर्दन पर घुस गए। मैं अपने दोनों हाथों से उसका हाथ अपनी गर्दन से दूर करने लगा, मगर अब वो जानवरों की तरह मेरे ऊपर चढ़ गई और ज़ोर ज़ोर से भारी आवाज़ें निकालते हुए उसने अपने दोनों हाथों से मेरी गर्दन जकड़ ली। उसने इस कदर मेरी गर्दन को जकड़ रखा था कि मेरा दम घुटने लगा और मेरी आंखों से पानी गिरने के साथ ही मैं इस बात से हैरान था कि उसमें इतनी ताकत आखिर कहाँ से आ गई थी कि पूरी ताकत लगाकर भी
मैं उससे अपने से दूर नहीं कर पा रहा था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा कि तभी मैंने जो देखा वो देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने देखा एकदम से सोनल की आंखें लाल सुर्ख हो गईं और वो ज़ोर ज़ोर से शैतानी हंसी हंसने लगी और भारी आवाज़ में बोली कि तूने यहाँ आकर अच्छा नहीं किया, मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। और फिर इसके आगे उसने क्या कहा मुझे कुछ याद नहीं, क्योंकि मैं बेहोश हो चुका था। और फिर जब मुझे होश आया तब मैं हॉस्पिटल में था। मेरे शरीर पर कई सारे गहरे घाव थे और कई सारी पट्टियाँ बंधी थीं। और फिर जब मैंने होश संभाला तो देखा मेरे पापा मेरे बगल में बैठे थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो कुछ बहुत गलत हो गया है, मगर जब तक मैं ठीक नहीं हो गया उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। फिर 1 हफ्ते बाद मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। फिर जब मैं घर पहुंचा तो मैंने पापा से पूछा कि मुझे इतनी चोटें कैसे आईं, तो मेरी बात पर वो कुछ नहीं बोले। फिर मैंने घर पर इधर उधर देखा तो मुझे मेरी माँ और छोटा भाई कहीं नज़र नहीं आए। तो मैंने पापा से पूछा कि माँ और भाई कहाँ है, तो पापा की आंखों से आंसू आ गए। तो मैंने उनसे कहा कि पापा आप रो क्यों रहे हैं, क्या बात है, मुझे सच सच बताइए। तो पापा ने मुझे जो बताया उसे सुनकर मेरे पैरों के नीचे से मानो ज़मीन सी खिसक गई। पापा ने बताया कि उस रात सोनल की वजह से तुम बेहोश हो गए थे, और जब ये बात तुम्हारी माँ भाई और सोनल की माँ को पता चली तो वो सब तुम्हें हॉस्पिटल ले जाने के लिए घर से निकले। कमरे में सोनल भी ज़मीन पर बेसुध पड़ी थी, तो उसे भी तुम्हारी माँ ने कार में बिठा लिया और फ़ौरन कार ड्राइव करते हुए तुम्हारा छोटा भाई हॉस्पिटल के लिए निकला। मगर इसके पहले कि वो हॉस्पिटल पहुंचते कार का एक्सीडेंट हो गया, और वो एक्सीडेंट इतना भयानक था कि तुम्हें छोड़कर बाकी सभी की मौके पर ही मौत हो गई। तुम्हारे फ़ोन से मेरा नंबर लेकर पुलिस ने मुझे कॉल करके सारी बात बताई और तुम्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया और बाकी सभी की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। पापा की सारी बातें सुनकर मेरी आंखों से आंसू निकल आए और मैं रोने बिलखने लगा। और फिर आगे पापा ने मुझे बताया, तेरी माँ और भाई का अंतिम संस्कार करने के बाद एक दिन मैं एक बाबा से मिला और फिर मैंने बाबा को पूरी बात बताई। तो उन बाबा ने बताया कि उस लड़की पर एक जिन्न का साया था जो उस लड़की को चाहता था, इसीलिए उसने तेरे बेटे को उस लड़की से दूर रहने को बोला था। और उस दिन उसी जिन्न ने उस कार एक्सीडेंट को अंजाम दिया था ताकि उस लड़की की मौत के बाद वो उसकी आत्मा को अपने साथ जिन्नों की दुनिया में ले जा सके। और वो जिन्न उस लड़की की आत्मा को अपने साथ ले गया है। पापा की ये बातें सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैंने रोते हुए पापा से कहा कि ये सब मेरी ही गलती है। अगर उस दिन मैं सोनल के घर अपने साथ माँ और भाई को ना ले जाता तो आज मेरी माँ और भाई जिंदा होते। वैसे आज इस घटना को हुए काफ़ी वक्त बीत गया है, मगर आज भी उस घटना को लेकर मैं खुद को कसूरवार मानता हूँ और आज भी उस सदमे से बाहर नहीं आ सका हूँ। तो दोस्तों, ये थी मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। हेलो दोस्तों, ब्लडी संडे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज फिर मैं आप सभी के लिए भूतों की कुछ और सच्ची डरावनी कहानियाँ लेकर आ गया हूँ। तो अगर आपको सच्ची डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना बिल्कुल मत भूलिएगा,
तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी आज की कहानियों की ओर और डर को बेहद करीब से देखते हैं। मेरा नाम आदित्य है। ये मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। ये बात महज कुछ महीनों पहले की है। उस दिन मैं अपने मौसी के घर घूमने के लिए गया हुआ था। दरअसल दोस्तों, वैसे तो मैं शहर में रहता हूँ, मगर मेरी मौसी का घर गांव में है और गांव से शहर जाने के लिए सिर्फ एक बस है जो गांव से शहर के लिए निकलती है। लेकिन वो बस स्टैंड गांव से तकरीबन 4 किलोमीटर की दूरी पर है। खैर, जैसे तैसे मैं उस गांव में मेरी मौसी के घर पहुंचा। मेरे घर पहुंचने पर मौसी ने मेरे चाय नाश्ते की पूरी व्यवस्था कर रखी थी। चाय नाश्ता करने के बाद मैंने कुछ देर मौसी के साथ बैठकर कुछ इधर उधर की बातें की। लेकिन सफ़र के दौरान मैं बेहद थक गया था। लिहाजन मौसी से कुछ देर बातें करने के बाद मैं सोने के लिए अपने कमरे में चला गया। फिर कब मुझे नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। खैर, फिर जब मेरी आँख खुली तो रात के यही कोई 8 साढ़े 8 बजे का वक्त रहा होगा, जब तेज टॉयलेट आने की वजह से मैं मौसी के घर से बाहर निकला और झाड़ियों के पास जाकर टॉयलेट करने लगा। मैं टॉयलेट कर ही रहा था कि तभी मेरी नज़र झाड़ियों के बीच चमकती दुलाल आंखों पर पड़ी। मैं अभी कुछ समझ भी नहीं पाया था कि तभी एक झटके से उस शैतान ने मेरी गर्दन पकड़ ली और मुझे घसीटकर झाड़ियों के बीच ले गया। उस नरभच्ची शैतान को देखकर मैं खौफ से चीखने चिल्लाने लगा। मेरी आवाज़ सुनकर मौसी भागती हुई घर से बाहर आ गई और तब मौसी के आते ही उस शैतान ने मुझे उठाकर नीचे ज़मीन पर पटक दिया और एकाएक वो शैतान हवा में गायब हो गया। इस बीच मेरी हालत इस कदर ख़राब हो रखी थी कि मैं कुछ सोचने समझने के काबिल नहीं बचा था। खैर, फिर मौसी ने मुझे संभालते हुए वो मुझे घर के अंदर ले गई। कुछ देर बाद जब मैंने होश संभाला तो मेरे पूछने पर मौसी ने बताया कि उन झाड़ियों के बीच उन्हीं के पड़ोस के एक आदमी की लाश दफन है और तुमने अनजाने में उस आदमी की कब्र पर टॉयलेट कर दिया था। लिहाजा उस मुर्दे के प्रेत ने गुस्से में आकर तुम्हें अपनी चपेट में ले लिया था। मौसी की बातें सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और फिर मैंने मौसी से पूछा कि आपके आने पर अचानक से वो शैतान हवा में कैसे गायब हो गया था। मेरी बात सुनकर मौसी ने बताया कि एक मर्तबा तुम्हारे मौसा जी का भी पाला इस शैतान से पड़ चुका है और तब एक ओझा बाबा ने उस शैतान के साये को तुम्हारे मौसा जी की चपेट से हटाया और तब उन ओझा बाबा ने हमें 2 तावीज़ दिए, जिसमें से एक मैंने और एक तुम्हारे मौसा जी ने पहन रखा है, जिस वजह से हमारा फिर कभी उस शैतान से सामना नहीं हुआ। साथ ही इस तावीज़ की ताकत से वो शैतान हमसे दूर ही रहता है। और फिर आगे मौसी ने बताया कि आज इस तावीज़ की वजह से ही तुम्हारी जान बच पाई है, वरना वो शैतान अब तक कई लोगों को मौत के घाट उतार चुका है। मौसी की बातें सुनकर मेरा शरीर पीला पड़ गया और अगले ही दिन मैंने अपना सामान बांधा और मौसी को बिना बताए मैं उस गांव से वापस अपने शहर लौट आया और फिर कभी दोबारा मैं उस गांव में नहीं गया। तो दोस्तों, ये थी मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। मेरा नाम अयान है। ये मेरी बहन और माँ के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। ये बात तकरीबन 2.5 साल पहले की है। दरअसल उन दिनों मेरी बहन की कोचिंग क्लासेस चल रही थी, तो हर रात यही कोई 8 साढ़े 8 बजे दीदी कोचिंग पढ़कर वापस घर के लिए अपनी स्कूटी से निकलती थी। उस रात लगभग 8:30 बजे मेरी बहन कोचिंग पढ़कर वापस घर लौट रही थी। रास्ते पर आते हुए दीदी ने कानों में ईयरफोन लगा रखे थे
और गाना सुनते हुए दीदी तेजी से रास्ते पर स्कूटी को दौड़ाते हुए बस चले जा रही थी। दरअसल दोस्तों, मेरी बहन जिस रास्ते से आ रही थी उस रास्ते के बीच में एक कब्रिस्तान पड़ता है जो कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के लिए आए दिन चर्चा में बना रहता है। उस दिन जब मेरी बहन उस कब्रिस्तान के सामने से होती हुए वापस घर पर आई तो घर आने के साथ ही वो अजीबोगरीब हरकतें करने लगी और उसकी आंखें लाल सुर्ख हो रखी थी। मेरी बहन का वो रूप देखकर एक पल के लिए तो घर के सभी लोग सकते में आ गए, लेकिन फिर घर के सभी लोग और मैं भी मेरी बहन को संभालने में लग गए। सभी उसे किसी तरह शांत करना चाह रहे थे, लेकिन यकीन मानो मेरी बहन तो शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी। खैर, हम सब उसे शांत कराने की कोशिश कर ही रहे थे कि तभी मेरी बहन ने टेबल पर रखी हुई धारदार चाकू को हाथ में उठा लिया और हम लोग कुछ सोच समझ पाते कि तभी मेरी बहन ने एक झटके से उस चाकू से मेरी माँ की गर्दन को काट कर 2 हिस्सों में अलग अलग कर दिया। वो सब देखकर मैं और पापा कुछ सोचने समझने की हालत में नहीं बचे थे और इससे पहले कि हम कुछ कर पाते कि तभी मेरी बहन ने वो चाकू अपने पेट पर घुसा दिया और अगले ही पल मेरी बहन की भी तड़पकर मौत हो गई। वो देखकर पापा लड़खड़ाकर ज़मीन पर गिर पड़े और ज़ोर ज़ोर से रोने बिलखने लगे। इस घटना के कुछ महीनों बाद जब मैं और पापा एक पहुँचे हुए ओझा बाबा से मिले तो हमने उन्हें ये पूरी घटना बताई। हमारी बातें सुनकर कुछ देर तो वो बाबा मौन रहे और फिर उन्होंने जो बताया वो कुछ इस प्रकार था। बाबा ने कहा कि उस रात आपकी बच्ची उसी भूतिया कब्रिस्तान के एक खतरनाक जिन्न के साए की चपेट में आ गई थी और आगे ओझा बाबा ने बताया कि उसी जिन्न ने ही आपकी पत्नी और बेटी को मौत के घाट उतारा है। बाबा की बातें सुनकर पापा की आंखों में एक और मर्तबा आंसू आ गए। खैर, फिर मैंने जैसे तैसे मेरे पापा को संभाला। दोस्तों, आज इस घटना को हुए लगभग 2.5-3 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी ये घटना मेरे और पापा के जहन में अपनी जगह बनाए हुए है और हम आज भी इस सदमे से निकल नहीं पाए हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी बहन और माँ के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना।